हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम CHS एंट्री एग्जाम से रिलेटेड हिंदी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों, ये हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले दोस्तों 4 वीडियोस हमने पहले ही अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने दोस्तों वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों लिंक मिल जाएगा, या फिर आप दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। उनमें भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए करवाए हुए हैं। तो उनकी तरह दोस्तों आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी हम आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ताजमहल डैश एक अद्भुत नमूना है। ताजमहल है दोस्तों। ऑप्शन ए लिखा है शिल्पकला का अद्भुत नमूना है, या फिर स्थापत्य कला का, या फिर चित्रकला का एक अद्भुत नमूना है, या फिर मूर्ति कला का एक अद्भुत नमूना है। तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, जो ताजमहल है वो स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, ठीक है ना। चित्रकला दोस्तों चित्र बनाने की कला होती है, मूर्ति बनाने की कला मूर्ति कला। लेकिन जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है, भवन बनाए जाते हैं, उनको बनाने की कला स्थापत्य कला होती है। और तो आपको पता है ताजमहल दोस्तों एक बिल्डिंग है, तो स्थापत्य कला ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। आपको बताना है दोस्तों शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ऑप्शन ए है अंजलि, दूसरा है दोस्तों अंजलि, तीसरा है अंजलि, चौथा है दोस्तों अजली। तो आपको बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। दोस्तों, एक बात तो आपको पता चल रही होगी कि पहला और चौथा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा, है ना। क्योंकि शुद्ध वर्तनी आपको बताना है तो शुद्ध वर्तनी अंजलि होता है। अब दोस्तों दूसरे और तीसरे में से कोई एक होगा। आपको याद रखना दोस्तों अंजलि होता है, अंजलि नहीं होता, अंजलि नहीं अंजलि होता है। यानी कि दोस्तों छोटी आवाज़ आ रही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों अंजलि की जो सही स्पेलिंग होती है, सही वर्तनी होती है, वो छोटी ई वाली होती है, अंजलि। तो आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों आपने पतंजलि सुना होगा, क्या सुना होगा दोस्तों, पतंजलि। तो पतंजलि भी दोस्तों कैसे पढ़ता है, उसमें भी अगर आपने देखा होगा तो छोटी ई की मात्रा आती है, पतंजलि। तो पतंजलि यहाँ पे दोस्तों पत प्लस अंजलि से बना पतंजलि। तो अंजलि में दोस्तों छोटी ई की मात्रा आती है। जिसको नहीं पता दोस्तों इसको नोट कर लेना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। माँ बच्चे को दूध दाएं से पिला रही है, माँ बच्चे को दूध दाएं से पिलवा रही है, या माँ बच्चे को दूध दाएं से पी रही है, या माँ बच्चे को दूध दाएं से चखा रही है। तो आपको बताना है दोस्तों शुद्ध वाक्य क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको दाएं का पता है क्या है, दाई अगर आपको पता है, फिर दोस्तों आप इसको आसानी से शुद्ध वाक्य चुन लोगे। दाई दोस्तों, जो दाई आपने सुना होगा, दूध पिलाने वाली जो दाई होती है, जब बच्चे का जन्म होता है तो आपने सुना होगा दाई माँ होती है ना, बच्चे की जो केयर करती है, दूध वगैरह पिलाते हैं, उसको दोस्तों हम दाई बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, माँ बच्चे को दूध धाए से पिला रही है। अब धाए से पिला रही है, धाए का मतलब यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज से पिला रही है, तो धाए कोई चीज नहीं है, यानी कि पहला तो नहीं होगा। माँ बच्चे को दूध धाए से पिलवा रही है, यानी दाई माँ है जो उससे पिलवा रही है। तो ये वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। धाए से पी रही है ये भी नहीं होगा, चखा रही है तो नहीं होगा, दूध तो पीने का होता है, यानी कि ऑप्शन बी वाला दोस्तों आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा, माँ बच्चे को दूध दाए से पिलवा रही है, यानी कि दाई माँ से पिलवा रही है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों बहुत ही इजी है। माता पिता शब्द में कौन सा समास है। तो देखते ही आपने बता दिया होगा दोस्तों, माता पिता शब्द में कौन सा समास है। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। दोस्तों माता और पिता दोनों शब्द यहाँ पे प्रधान है इक्वली। तो ऐसे जैसे माता पिता, पानी हवा, इस टाइप के दोस्तों, हवा पानी, है ना, दाल रोटी, इस टाइप में दोस्तों कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। द्व यानी दोनों दोस्तों सेम आए हैं, यानी दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व दोस्तों यहाँ पे आपका यहाँ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा माता पिता में। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाना, मुहावरे का अर्थ। ये भी दोस्तों शायद आप लोगों को पता होगा, चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाना। पहला ऑप्शन है दोस्तों बहुत लज्जित होना, दूसरा है क्षमा मांगना, तीसरा है घबरा जाना, चौथा है गर्मी के कारण पसीना आना। तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, आपने सुना होगा कि उसके तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, वो तो घबरा गया। तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ने का मतलब दोस्तों क्या होता है, घबरा जाना। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, रमेश धीरे धीरे जाता है। तो इस वाक्य में अवयव आपको बताना है। रमेश दोस्तों धीरे धीरे जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है अवयव क्या है, रमेश है, धीरे धीरे है, या फिर जाता, या फिर है। इन चारों में से कौन सा दोस्तों अवयव है। दोस्तों अवयव बोल देते हैं, या फिर अविकारी शब्द।
अवयव ये दोस्तों अविकारी शब्द भी होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बताना है अवयव कौन सा है। दोस्तों रमेश क्या हमारा संज्ञा है, जाता दोस्तों जाता है ये तो पूरा क्या हो जाएगा, हमारी क्रिया हो जाएगी। और दोस्तों धीरे धीरे है ये हमारा क्या है, अवयव है। क्या है, अवयव। तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। एक दोस्तों आपको याद रखना है, अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी दोस्तों एक होते हैं विकारी, एक होते हैं अविकारी। विकारी यानी जो विकार हो जाए, यानी जो कि बदल जाए। लेकिन अविकारी दोस्तों जिनका रूप नहीं बदलता, किससे, लिंग से, वचन से, पुरुष, कार्य काल, इन सब से दोस्तों उसमें कोई भी मतलब कि विकार नहीं होता, यानी कि कोई भी उसमें बदलाव नहीं होता, उनको बोलते हैं अविकारी। और जो बदल जाते हैं उनको बोलते हैं दोस्तों विकारी, ठीक है ना। जैसे अगर मैं दोस्तों रमेश की जगह यहाँ पे सीता कर दूं तो सीता धीरे धीरे जाती है, तो रमेश को सीता बदलने से जाता का जाति हो गया, लेकिन धीरे धीरे में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, है ना। धीरे धीरे में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे अगर मैं प्लूरल रख लूँ, रमेश की जगह वे लिख दूँ, वे धीरे धीरे जाते हैं, तो वे बदलने से दोस्तों जाते हैं बदल गया, लेकिन धीरे धीरे फिर भी नहीं बदला। तो जो नहीं बदलता है दोस्तों उसको अविकारी शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दर्शन के योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा। दर्शन के लिए योग्य, दर्शनीय, दार्शनिक, दर्शन या फिर दर्शक। तो ये तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप समझ सकते हो। दर्शन के योग्य, तो दर्शन के योग्य पूछा है तो दर्शनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दर्शनीय। ऑप्शन ए वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। दार्शनिक अलग होता है, दर्शन तो यही हो गया। दर्शक जो देखने वाले होते हैं ना, दर्शन करने वाले। तो ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों ए वाला सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ, ये भी दोस्तों आपने सुना होगा डेली लाइफ में। किसी को बात ना सुनाना, या चुगली करना, या सावधान कर देना, या फिर ऊब जाना। कान भरना यानी कि दोस्तों चुगली करना, चुगली निंदा करने का मतलब होता है कान भरना, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। लेखका, लेखिका, लेखा या फिर लेखनी। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेखक शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है, लेखिका होता है। और दोस्तों एक आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताना, लेखक शब्द का दोस्तों आपको क्या बताना है। आपको पता है ये तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो गया। एक होता है दोस्तों एक वचन बहुवचन, तो इसका लेखक का बहुवचन आपको बताना है। किस किस को पता है कमेंट करके, ठीक है ना। लेखक शब्द का बहुवचन, और ये पक्का बताना है आप लोगों को, ठीक है ना। यही बहुवचन भी दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आयात शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आयात का दोस्तों क्या होता है, ये तो देखने से पता चला। आयात का होता है निर्यात, आदान का प्रदान होता है, अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। तो आयात का निर्यात दोस्तों विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्थ के अनुसार या अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द के भेद है जो, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि रचना के आधार पर कितने होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो जितने भी दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनसे दोस्तों क्वेश्चन आने की मतलब कि ये समझो 100% संभावना है, ठीक है ना। इनसे क्वेश्चन पक्का आएगा। शब्द के भेद से आपसे पूछ लेगा कितने भेद है, तो मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रचना की। अगर दोस्तों रचना के आधार पर बात करें तो रचना के आधार पर आपको याद रखना है कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, एक तो दोस्तों रूढ़ शब्द है, इसको मूल शब्द बोल देते हैं, या फिर दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा दोस्तों योग रूढ़। दोबारा रिपीट करता हूँ, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 होते हैं दोस्तों रचना के आधार पर। और स्रोत के आधार पर, या फिर उत्पत्ति भी बोल देते हैं दोस्तों, और स्रोत भी बोल देते हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। स्रोत के आधार पर दोस्तों कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने, 4। यानी इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। पहला दोस्तों तत्सम होता है, फिर तत्भव, देशज और विदेशज, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको 5 भी मिलेंगे, लेकिन आपके लेवल पे दोस्तों बुक्स में 4 आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। तत्सम, तत्भव और देशज विदेशज, ये 4 होते हैं दोस्तों स्रोत यानी उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद दोस्तों हम बात करें प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर दोस्तों कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अभी आपको दोस्तों मैंने विकारी और अविकारी शब्द बताया था। विकारी शब्द और अविकारी, ये दोस्तों प्रयोग के आधार पर होते हैं। आगे चल के दोस्तों जो विकारी शब्द है उसमें 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। और जो दोस्तों अविकारी होते हैं, अविकारी में भी 4 आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमवादी बोधक, ठीक है ना, ये आते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर दोस्तों जो कितने भेद होते हैं, मेनली 2 होते हैं। एक तो सार्थक शब्द होते हैं, एक होते हैं दोस्तों निरर्थक शब्द। सार्थक, निरर्थक, ये एक दूसरे के अपोजिट में भी आपको याद रखना है। सार्थक और निरर्थक 2 भेद होते हैं। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और इसी में आके दोस्तों पर्यायवाची, विलोम वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको दोस्तों चारों के 4 आपको ध्यान रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, राधा दौड़ रही है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। राधा दौड़ रही है, कौन सी क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, यौगिक या फिर प्रेरणार्थक। दोस्तों राधा दौड़ रही है,
कौन सा यहाँ पे काम हो रहा है, दौड़ने का, और इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राधा पे। और राधा क्या है दोस्तों, यहाँ पे कर्ता। तो जब दोस्तों किसी क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है तो वो दोस्तों हमारी यहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक में तो दोस्तों जो प्रभाव है वो कर्म पे पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कर्म है ही नहीं, तो कर्म जिसमें नहीं होता दोस्तों वो अकर्मक क्रिया होती है। और प्रभाव किस पे पड़ता है, जब कर्म नहीं होता तो मतलब कर्ता पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे पड़ता है, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। कौन सा दोस्तों यहाँ पे अशुद्ध है वो आपको बताना है। रसायन, पर्याप्त, विस्मरण या फिर प्रदर्शनी। तो कौन सा दोस्तों अशुद्ध है वो आपको बताना है। दोस्तों प्रदर्शनी बिल्कुल सही लिखा है, विस्मरण बिल्कुल सही है, पर्याप्त बिल्कुल सही है, लेकिन रसायन नहीं होता दोस्तों, रसायन होता है, रसायन होता है, रसायन, ठीक है ना, न आएगा यहाँ पे, न से नल वाला, तो रसायन होता है दोस्तों, ना कि रसायन। तो ये वाला आएगा, ऑप्शन ए वाला दोस्तों आपका सही है, क्योंकि ये अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ड का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों अगर आपने पहले की चारों वीडियोस अच्छे से देख रखी है, फिर दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए कोई भी मतलब कि औखा नहीं है, बहुत ही इजी है। ड का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो क च ट वाले में दोस्तों आता है तो KTM M, तो M यानी दोस्तों मुर्दा, तो ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो पहले मैंने आपको बताया, ये तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, आपको अभी अच्छे से आने लगे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। कौन सा शब्द है दोस्तों जिसका प्रयोग बहुवचन में होता है हमेशा। प्राण, आंसू, होश या फिर ये सभी। दोस्तों आपने सुना होगा प्राण निकल गए, क्या आपने कभी सुना है प्राण निकल गई या फिर प्राण निकल गया। प्राण निकल गया ये भी नहीं सुना होगा ना, तो मतलब कि प्राण निकल गए सुना है, बहुवचन में सुना है, एक वचन में भी नहीं सुना, स्त्रीलिंग में भी नहीं सुना, ठीक है। हालांकि स्त्रीलिंग का हमें यहाँ पे देखना नहीं है, हमें सिर्फ बहुवचन देखना है। आंसू, आंसू गिर रहे हैं, आपने सुना होगा, आपने ये नहीं सुना आंसू गिर गया। होश उड़ गई, आपने सुना होगा, ये नहीं सुना होगा होश उड़ गया। यानी दोस्तों ये सभी जो शब्द है बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं हमेशा, तो ऑप्शन डी वाला ये सभी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्रव्यवाचक संज्ञा जो शराब है, इससे जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगी। शराब से दोस्तों जातिवाचक संज्ञा आपको बताना क्या बनेगी। शराब खाना, शराबी, शरबत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शराब दोस्तों क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है क्या बनेगी। दोस्तों शराब से जो जातिवाचक संज्ञा बनती है वो बनती है शराबी, ठीक है ना, क्या बनेगा, शराबी बनेगा। यानी दोस्तों ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुपस्थित, तो दोस्तों अनुपस्थित में उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग लगते हैं स्टार्टिंग में, अनुप, अनु, अ या फिर अन। दोस्तों अनुपस्थित कैसे बनता है, अन प्लस उपस्थित, अन प्लस उपस्थित से क्या बनता है, अनुपस्थित बनता है। तो अन दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट भी हो चुका है दोस्तों, पहले भी मैंने आपको करवाया है। बीजक किसकी रचना है, तो बी से बीजक, और बी किस में है, कबीर में भी आया है। तो बीजक दोस्तों कबीर जी की रचना है। बी से आप याद रखना, कबीर और बीजक, तो बी से आपको याद रखना है दोस्तों, बीजक कबीर जी की रचना है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। जो दोस्तों को है ये कौन सा कारक चिन्ह है, कर्म है, करण है या फिर संप्रदान या फिर अधिकरण। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, तो कर्ता ने कर्म को किसका दोस्तों, कर्म को। ए वाला दोस्तों कर्म कारक का दोस्तों क्या है, कारक चिन्ह है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम आपको बताना है। दोस्तों जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है, इनको किस उपनाम से जाना जाता है, अज्ञेय। किससे, अज्ञेय, तो ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, त्रिभुज में कौन सा समास है। बहुत ही ईजी है दोस्तों, त्रिभुज, त्रि यानी तीन भुजाएं, तो तीन भुजाओं का समाहार, और जिसमें दोस्तों पहला पद संख्यावाचक हो त्रि, वो कौन सा होता है, द्विगु होता है। द्विगु में भी द्वि आया है, दो, है ना, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो, संख्यावाचक होता है द्विगु वाला, तो यहाँ पे त्रि आया है, तीन। तो द्विगु दोस्तों उसको बोलते हैं जिसमें पहला जो शब्द है वो संख्यावाचक हो। तो त्रिभुज यानी तीन भुजाओं का समाहार, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। खिचड़ी दोस्तों कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। दोस्तों खिचड़ी है जो हमारी आम भाषा का शब्द है, देसी शब्द है, तो ये कौन सा हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है,
स्मरण शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है? स्मरण का दोस्तों विलोम आपको बताना है, स्मरण, विस्मरण, अनुस्मरण या फिर अवस्मरण। दोस्तों स्मरण का जो विलोम होता है वो होता है विस्मरण। कौन सा होता है? विस्मरण। तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य दोस्तों यहाँ पे अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, वो आपको बताना है। अनेकों लोगों ने सरकारी नीतियों की प्रशंसा की। दूसरा है दवा हिलाकर रोगी को पिलाओ। तीसरा है इस विद्यालय में 300 विद्यार्थी हैं। चौथा है नगर में अनेक सिनेमाघर हैं। तो बिल्कुल सही है भी आएगा, अनेक सिनेमाघर। 300 विद्यार्थी हैं ये भी सही है। दवा हिलाकर रोगी को पिलाओ ये भी सही है। अनेकों लोगों ने दोस्तों अनेकों लोगों ने ही आएगा, या तो आएगा सभी लोगों ने सरकारी नीतियों की प्रशंसा की। तो यहाँ पे दोस्तों अनेकों लिखा है, अनेकों लोगों ने नहीं आएगा, यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला दोस्तों क्या है? अशुद्ध है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, इसमें अलंकार। दोस्तों देखने को बहुत ही ईजी लग रहा होगा, लेकिन जिस बच्चे ने पहले नहीं पढ़ा है वो दोस्तों यहाँ पे गलत करेगा, और जो गलत करने वाला था वो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है ना। श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। बहुत बच्चे सोचेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है, अनुप्रास लगाते हैं कुछ बच्चे, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है पहली बात तो। अब दोस्तों कंदमूल, कंदमूल भोग करें, सभी दोस्तों यहाँ पे 2 बार आए हैं, लेकिन दोस्तों जो कंदमूल है ये 2 बार तो आया है, दोनों बार इसका अर्थ क्या है दोस्तों? अलग अलग है। जिस बच्चे ने इसके बारे में पढ़ रखा है उसको पता होगा, ठीक है। कंदमूल दोस्तों, पहले वाले कंदमूल का अर्थ होता है फलों से, और दूसरे वाला दोस्तों जो जंगलों में पाई जाने वाली कुछ जड़ियाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको भी कंदमूल बोलते हैं। तो एक शब्द 2 बार आया है, दोनों बार अर्थ क्या है? अलग है। और इस प्रकार का जो अलंकार होता है वो आपको पता ही होगा कौन सा होता है, यमक होता है। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन बी यमक अलंकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको याद कर लेना दोस्तों, कंदमूल भोग करा है, कंदमूल भोग करा है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, पार्थ किसका पर्यायवाची है? पार्थ, हे पार्थ कौन बोलते हैं? श्री कृष्ण जी बोलते हैं, लेकिन किसको बोलते हैं? पार्थ दोस्तों किसको बोलते हैं? अर्जुन जी को बोलते हैं। तो पार्थ किसका दोस्तों पर्यायवाची है? अर्जुन जी का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, नदी का पर्यायवाची नहीं है, निम्न में से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। सरिता, आपगा, तरी, तरंगिणी। दोस्तों 2 तो आपने सुने होंगे, सरिता और तरंगिणी, ये तो लगभग सबने सुने होंगे, लेकिन दोस्तों जो आपगा है ये शायद हो सकता है बहुत कम बच्चों ने पढ़ा हो, ये भी दोस्तों क्या है? नदी का पर्यायवाची होता है। लेकिन जो तरी है, तरी, ये दोस्तों नदी का पर्यायवाची नहीं होता। तरी का दोस्तों मतलब क्या होता है? दोस्तों जो तरी है इसका मतलब होता है ठंडक या फिर नमी। ठंडक बोल सकते हो या फिर नमी बोल सकते हो, या हल्का फुल्का गीलापन भी आप बोल सकते हो, आर्द्रता बोल सकते हो, ह्यूमिडिटी जैसे होती है, सर्दी भी आप थोड़ा सा कुछ कह सकते हो। तो ये इसका दोस्तों मीनिंग होता है। तो ऑप्शन सी वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, जंगल की आग, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जंगल की आग को क्या कहा जाता है? दावानल, जठरानल, बड़वानल या फिर गगनानल। तो दोस्तों जंगल की आग को क्या कहा जाता है? ये अपने साइंस में भी दोस्तों एक होता है कि जो फॉरेस्ट फायर आपने सुनी होगी उसको दोस्तों हिंदी में दावानल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दावानल। तो जंगल की आग को बोलेंगे दोस्तों दावानल। जठरा अनल, जठरा अनल दोस्तों पेट के अंदर जो टेम्परेचर आपने पेट में आपने देखा होगा, कभी कभी आपको ना थोड़ा गर्मी सी महसूस होती है ना, एसिडिटी जिसको बोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों जठरानल, जो पेट में थोड़ी सी आग सी महसूस होती है। बड़वानल दोस्तों समुद्र के अंदर जो अग्नि लगती है उसको बड़वानल। और गगन तो आपको पता है, गगन का मतलब होता है आकाश, तो आकाश में अग्नि, उसको गगनानल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, तोड़ती पत्थर किस कवि की रचना है? तोड़ती पत्थर किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की, निराला की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की। तोड़ती पत्थर दोस्तों ये रचना है निराला जी की। तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है तोड़ती पत्थर जो निराला जी है इनकी रचना है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दीपावली मनाना, खुशी मनाना, उजाला करना, घी में बाती डालना। दोस्तों घी के दिए कब जलाए थे? जब आपने एक दीपावली का आप ऐसे लिखते हो कि जब राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए तो घी के दिए जलाए गए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुशी मनाएगी। तो घी के दिए जलाने का मतलब होता है खुशी मनाना। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, समास शब्द का विलोम क्या है? समास का दोस्तों विलोम आपको बताना है। संधि, विच्छेद, कृष्ण या फिर व्यास। दोस्तों समास का विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, और जो कि क्या होता है? व्यास होता है। समास व्यास, समास का उल्टा होता है दोस्तों व्यास। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है,
पुष्प की अभिलाषा किस कवि की रचना है? पुष्प की अभिलाषा किस कवि की रचना है? दिनकर जी की, निराला जी की, मैथिली शरण गुप्त जी की या फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी की? तो आपको बताना है दोस्तों पुष्प की अभिलाषा, आपने पढ़ा होगा, इसकी भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी, सभी रचनाओं की, ठीक है ना। पुष्प की अभिलाषा, तो पुष्प की अभिलाषा दोस्तों किस कवि की रचना है? ये है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, सैयद इब्राहिम किस कवि का मूल नाम था? सैयद इब्राहिम किस कवि का मूल नाम था? जायसी का, रहीम का, रस खान का या फिर कबीर का? सैयद इब्राहिम दोस्तों आपको याद रखना है, रस खान जी का क्या था, मूल नाम था, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, चरम प्लस उत्कर्ष की संधि से कौन सा शब्द बनेगा? चरम प्लस उत्कर्ष दोस्तों पहला है चरमोत्कर्ष, उसके बाद चरमोत्कर्ष है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो र है वो यहाँ पे मात्रा के रूप में आ गया है, यहाँ भी चरमोत्कर्ष है, ठीक है ना, चरमोत्कर्ष, लेकिन यहाँ पे बड़े की मात्रा है, यहाँ पे चरमोत्कर्ष, यहाँ पे त भी दोस्तों थोड़ा डबल टाइप का आ गया है। तो आपको बताना है दोस्तों चरम प्लस उत्कर्ष, इससे कौन सा शब्द बनेगा? दोस्तों चरम प्लस उत्कर्ष जब हम करेंगे, अ प्लस उ होता है, जैसे चरम में अ आया है, उत में उ आया पहले, तो ये दोस्तों क्या बनेगा? ओ बनेगा, छोटा ओ, तो चरमोत्कर्ष, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, जैसे महोत्सव होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें, कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, कृपया आप ही यह बताएं, कृपया आप ही यह बताने का अनुकंपा करें या यह बताने की अनुकंपा करें। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि 35 में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही है आज के, ठीक है ना। तो स्कोर भी आपको बताना है और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताना है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने बाकी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनका भी दोस्तों यहाँ पे फायदा हो जाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो से लेकर आए, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।